जादुई ताश की शक्तियों के लिए मचा जंगल में आतंक और दो बड़ी सेना के बीच महायुद्ध। जंगल में घने काले बादल छाए हुए थे। दिन भी रात में तब्दील हो रहा था और तेज हवाओं के बीच एक शेरनी दर्द से कर्रा रही थी। और कुछ देर बाद वह शेरनी एक नन्हे बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक अनोखा शेर था। उस शेर को देखकर बगदीरा शेर और कमला शेरनी दोनों हैरान थे। मुझे लगता है ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। इसके आने की वजह से प्रकृति भी हिल गई और ये तेज हवाएं और दिन में अंधेरा होना और इसी बीच इस अनोखे बच्चे का जन्म होना कोई आम संकेत नहीं लग रहा है मुझे। हाँ शेरनी, तुम सही कह रही हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है या तो कोई अनहोनी होने वाली है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है जिसके लिए इसका जन्म हुआ है। शेर और शेरनी अपने इतने खूबसूरत बच्चे को देखकर हैरान थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी जंगल में तेज हवाओं के साथ बारिश बरसने लगती है और जंगल का मौसम बहुत ही खुशगवार हो जाता है। सुबह होने तक पूरे जंगल में उस अनोखे बच्चे की खबर फैल जाती है और सभी जानवर उस अनोखे शेर को देखने शेरनी की गुफा पर इकट्ठा होते हैं और सभी शेरनी को बधाइयाँ देने लगती हैं। लेकिन उस अनोखे शेर के साथ ना जाने क्या था। वो जब भी नींद में होता तो एकदम से उठ खड़ा होता और इधर उधर देखता। उसके माँ बाबा ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते, लेकिन वो अभी कुछ बोल भी नहीं पाता था, इसीलिए वो कुछ बता भी नहीं सकता था। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे फिर से एक सपना आता है और वह सपने में देखता है कि हर तरफ खून ही खून है और रोने चिल्लाने की आवाज़ें इतनी है कि कानों को चीर रही है। ये सब आवाज़ें सुनकर वो फिर से उठ खड़ा होता है और परेशान होकर जंगल में निकल जाता है। ऐसे ही सालों बीत जाते हैं, लेकिन वो सपना आज तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और हर दिन आंखें बंद करते साथ ही उसे वही सपना फिर से परेशान करने लगता है और वह फिर से नींद से जाग जाता है। ये मेरे साथ क्या होता है? मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ? माँ, मैं इस सपने से बहुत परेशान आ गया हूँ। आप ही मुझे कुछ हल बताइए माँ। अब बेटा, अब पहाड़ी के उस पार एक भालू बाबा नदी के किनारे जाप करते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम एक बार जाकर उन्हें ये बात बताओ, वो जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ हल बताएंगे। ठीक है माँ, ये काम मैं आज ही करता हूँ और पता करके आता हूँ कि आखिर क्या राज है इस सपने का। अब भोला शेर पहाड़ी के उस पार जाने के लिए निकलता है और जब वह रास्ते से होकर पहाड़ी के उस पार जा रहा होता है तो एक गाय की नजर उस पर पड़ती है। वो गाय भोला शेर को देखकर दंग रह जाती है। ये शेर जिंदा है। कांचा बाघ ने अगर इसे देख लिया वह तो इसे मार डालेगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं अब की बार ऐसा नहीं होने दूंगी। अब की बार जीत हमारी होगी, ना कि उस कांचा बाघ की। भोला शेर आगे निकल जाता है और गाय जल्दी से उसके पीछे पीछे चल देती है। शार्दुल महाराज, शार्दुल महाराज, रुक जाइए। शार्दुल महाराज, रुक जाइए, आगे मत जाइए, आगे आपको खतरा है। भोला शेर जब पीछे से ये आवाजें सुनता है तो वह पीछे मुड़कर देखता है। अरे कौन है? और यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है, कहीं नहीं मुझे ही। अरे नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ और ये तो किसी शार्दुल को पुकार रही है। ये सोचकर भोला शेर फिर से आगे बढ़ने लगता है। तब गाय बोलती है, शार्दुल महाराज, मैं आप ही को आवाज़ें लगा रही हूँ, आप मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हैं? अब भोला शेर रुक जाता है और गाय दौड़कर भोला के पास आती है। महाराज, आप फिर से मौत के मुंह में जा रहे हैं। वो कांचा बाघ और उसके सिपाही इसी इलाके में रहते हैं। वो फिर से तुम्हारे साथ अत्याचार कर सकते हैं। यहाँ से वापस लौट चले महाराज। अरे गाय, तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है
और कांचा बाघ वो कौन है? गाय अब समझ जाती है कि शार्दुल महाराज का पुनर्जन्म हुआ है। अब गाय बोलती है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? और उस कांचा बाघ का अत्याचार वो भी याद नहीं है? मुझे तो यही नहीं पता कि कांचा बाघ कौन है। बस एक सपना है जो कि मुझे हर रोज परेशान करता है। आज उसी का समाधान ढूंढने मैं भालू बाबा के पास जा रहा था। मैं जानती हूँ कौन सा सपना आपको परेशान करता है। आप मेरे साथ चले। अब गाय भोला को लेकर एक जगह पर आती है। ये वही जगह थी जो भोला शेर के हर रोज सपने में आती थी। महाराज, उस कांचा बाघ ने आज तक भी इस जगह को बंद किया हुआ है। कोई भी जानवर इस जगह से होकर नहीं गुजरता है। उसने अपनी इतनी दहशत जंगल में फैलाई हुई है कि सांस लेना भी मुश्किल है। आखिर कौन है ये कांचा बाघ? और भोला शेर के साथ पिछले जन्म में ऐसा क्या हुआ था जो फिर से उसका पुनर्जन्म हुआ है? चलिए पहले जानते हैं। उस वक्त जंगल पर शार्दुल शेर का राज चलता था। हर कोई शार्दुल के गुण गाता था। शार्दुल शेर के पास एक जादुई ताज था जिसकी शक्तियां उसे ताकतवर बनाती थी और उसकी सेना को भी। उसी जंगल में कांचा बाघ भी रहता था। एक सेना कांचा बाघ की थी। अपने नाम के जैसे ही कांचा बाघ बहुत खतरनाक था। एक तरफ कांचा बाघ राज करता था और दूसरी तरफ शार्दुल राज करता था। कांचा बाघ के जुल्म इतने ज्यादा थे कि जंगल के जानवर परेशान आ गए थे और वह अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता था और उसकी निगाहें शार्दुल शेर की जादुई ताज पर थी। हर दिन उसके सिपाही इसी कोशिश में रहते थे कि कैसे शार्दुल से वो जादुई ताज छीना जाए। महाराज, आज रात शार्दुल दूसरे जंगल जाने वाला है। तब उसके सिपाही ही जादुई ताज की रक्षा करेंगे और उसके सिपाहियों को मारना इतना मुश्किल नहीं है। ये तो तुम बहुत अच्छी खबर लेकर आए हो। अपने हथियार तैयार करो और जंग के लिए तैयारी करो। उधर शार्दुल दूसरे जंगल जाने की तैयारी में लगा था और वह अपने सिपाहियों से बोलता है, मुझे बहुत जरूरी काम से दूसरे जंगल जाना है और जब तक तुम्हें ही ताज की रक्षा करनी होगी। महाराज, आप फिक्र ना करें, हम सब संभाल लेंगे। वह सभी कांचा बाघ के इरादों से अनजान थे और शार्दुल दूसरे जंगल के लिए निकल जाता है। रात होती है और कांचा बाघ शार्दुल के सिपाहियों पर हमला बोल देता है और एक एक करके उन सभी को मार डालता है और वह जादुई ताज लेकर वहां से भाग निकलता है। सुबह होने पर जब शार्दुल गुफा में वापस आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ था और उसके सिपाही मरे हुए थे। ये सब क्या हो गया? और लगता है कोई जादुई ताज भी लेकर भाग गया। मुझे कुछ करना होगा वरना वो तो उस जादुई ताज से तबाही मचा देगा। उधर कांचा बाघ उस जादुई ताज से शक्तियां लेकर जंगल में अफरा तफरी मचा देता है और उसके सिपाही जंगल में खून की होली खेलते हैं और जंगल के जानवरों की लाशें बिछा देते हैं। जंगल में चीख पुकार मची थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। इसी बीच शार्दुल भी वहां पहुंच जाता है। कांचा बाघ, शांत हो जाओ और ये जादुई ताज मुझे वापस कर दो। हो, मैंने वापस करने के लिए थोड़ा ही इतनी मेहनत की है। अब मैं इस जंगल पर राज करूंगा। ऐसा बोलकर कांचा बाघ शार्दुल पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है और जंगल पर अपना कब्जा जमा लेता है। अब मुझे सब याद आ गया है। अब वो जिंदा नहीं बचेगा। गाय बहन, इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक भोला शेर कांचा बाघ की हवेली पहुंचता है। कांचा बाघ फिर से शार्दुल को देखकर गुस्से में आ जाता है। तुम्हें तो मैंने खत्म कर दिया था, फिर तुम कैसे? हो, कुदरत का कमाल है। ईश्वर ने मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए दोबारा इस धरती पर भेजा है और अब मैं अपना ये काम पूरा करके ही रहूंगा। उधर गाय पीछे से जाकर
उसकी गुफा से वह जादुई ताज उठा लेती है और इधर भोला शेर कांचा को अपनी बातों में लगा लेता है और गाय जल्दी से भोला को लाकर वो जादुई ताज दे देती है। ये सब देखकर भोला हैरान था, लेकिन इतना तक वो कुछ करता, भोला उस जादुई ताज की मदद से एक अनोखा और विशाल शरीर ले आता है और उन सभी जालिमों को वहीं कुचलकर मार देता है। जंगल के सभी जानवर फिर से शार्दुल शेर को देखकर बहुत खुश होते हैं और वह उसे फिर से अपने जंगल का राजा बना लेते हैं और ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। सफेद शेर और काले शेर की सेना के बीच महायुद्ध और कातिल बाघ की चालाकी। सिंह शेर का जंगल दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ सफेद शेर जंगल पर राज करता था और दूसरी तरफ कालिया शेर जंगल पर राज करता था। उस जंगल के बीच से होकर एक नदी गुजरती थी जो कि उसे दो भागों में बांटती थी। दो भागों में होते हुए भी जंगल में सभी एक दूसरे से प्रेम के साथ रहा करते थे और हर कोई एक दूसरे की हमेशा मदद किया करता था, क्योंकि कालिया शेर और सफेद शेर में गहरी दोस्ती थी और इस दोस्ती के चलते वो दोनों हमेशा मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन ये सब भवानी बाघ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह इन दोनों को लड़वाकर उन दोनों जंगलों पर सिर्फ अपना कब्जा जमाना चाहता था और इसके लिए वो आए दिन कोशिश करता था कि उन दोनों के बीच लड़ाई करवा सके। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन कालिया शेर और सफेद शेर अपनी अपनी सेना के साथ जंगल का दौरा करने के लिए निकलते हैं। कुछ दूर चलने पर कालिया शेर और सफेद शेर एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे कालिया भाई, मैंने सुना है कि पहाड़ी की हालत बहुत खराब हो चुकी है और हर दिन कोई ना कोई जानवर उसके नीचे दबकर मर रहा है। हाँ भाई, ये बात तो मैं भी तुमसे करना चाह रहा था, बस वक्त की कमी की वजह से मैं तुम्हारे पास मिलने नहीं आ पाया। ये बात तो मैंने भी सुनी है। तो फिर चलो चलकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है पहाड़ी के। हाँ भाई, चलो चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या बात है जो हर रोज जानवर दबकर मारे जा रहे हैं। अब वह दोनों अपने अपने मंत्रियों को वापस भेज देते हैं और दोनों दोस्त उस काली पहाड़ी की ओर चल देते हैं। कुछ दूर चलने पर वह पहाड़ी के सबसे ऊपर चोटी पर पहुंच जाते हैं और तभी पहाड़ी से कालिया शेर का पैर फिसलता है और वो नीचे जा गिरता है। लेकिन कालिया शेर हिम्मत करके पहाड़ी को पकड़ लेता है और वह उस पर अटक जाता है। तभी पीछे से सफेद शेर उसे बचाने की कोशिश करने लगता है और उसे ऊपर खींचने लगता है, लेकिन सफेद शेर का भी पैर फिसल जाता है और वो दोनों ही नीचे जमीन पर जा गिरते हैं और बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। दोनों के पहाड़ी से नीचे गिरने की खबर जंगल में तीर की तरह फैल जाती है और उन दोनों के सिपाही आकर अपने अपने राजा शेर को अपने इलाके में ले जाते हैं और उनका इलाज कराने लगते हैं। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब तक भी कालिया शेर और सफेद शेर को होश नहीं आया था। उधर भवानी बाघ ये खबर सुनकर बहुत खुश होता है। उसे अपना काम अब और भी आसान होता हुआ दिखाई दे रहा था और वह उन दोनों के सिपाहियों में युद्ध कराने की सोचता है। अब मेरा काम और भी आसान हो गया। अब जल्दी से पहले सफेद शेर के सिपाहियों के पास जाता हूँ और उन्हें जाकर भड़का कर आता हूँ, तभी मेरा कुछ बन सकता है, वरना ऐसे तो मैं हाथ पर हाथ ही रखे बैठा रहूंगा। ये सब बोलकर वह सफेद शेर की गुफा की ओर निकलता है और वहां जाकर वह सिपाहियों से बोलता है, कालिया शेर ने ये सब अच्छा नहीं किया। अगर उसे अकेले को ही जंगल पर राज करना था तो वो पहाड़ी पर ले जाकर महाराज को नीचे तो ना गिराता। कम से कम महाराज आज ठीक तो होते। ये क्या बोल रहे हो तुम? कालिया शेर का इस सब में क्या कसूर है? उसने क्या किया है?
ये सब कालिया शेर ने ही तो किया है। वो धोखे से राजा शेर को पहले पहाड़ी पर लेकर गया और फिर पीछे से राजा शेर को धक्का दे दिया। राजा शेर बचने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कालिया शेर को ही पकड़ लिया और ये दोनों नीचे जा गिरे। मैं तब दूर खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ ना कर पाया। क्या भवानी, अगर तुम्हारी ये बात सच निकली तो हम उस कालिया शेर की हस्ती मिटा देंगे। ये सब बोलकर भवानी बाघ वहां से कालिया शेर के सिपाहियों के पास जाता है और उन्हें भी जाकर यही सब कहानी सुनाता है। अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो हम उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, एक एक का नामो निशान मिटा देंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात बिल्कुल सच है। मैं तो वहीं पर मौजूद था और सफेद शेर ने ही कालिया शेर को नीचे धक्का दिया था और जब कालिया शेर ने बचने की कोशिश की तो सफेद शेर भी उनके साथ साथ नीचे जा गिरा। ये सब कहकर भवानी बहुत खुश होता है और वह मन ही मन सोचता है, अब आएगा मजा। अब ये सभी आपस में लड़ लड़ कर ही मारे जाएंगे, फिर इस पूरे जंगल पर मैं राज करूंगा। इधर भवानी अपने बनाए हुए मंसूबे से बहुत खुश था और उधर कालिया शेर और सफेद शेर के सिपाही आपस में लड़ने के लिए तैयार थे। उन सभी में जंग शुरू होने ही वाली थी कि तभी कालिया शेर और सफेद शेर वहां पहुंच जाते हैं और वह दोनों बोलते हैं, रुक जाओ, ये सब तुम क्या करने जा रहे थे? इस सब में किसी की कोई गलती नहीं है। वो तो कालिया शेर का पैर पहाड़ी से फिसल गया था और इसे बचाने के चक्कर में मैं भी इसके साथ नीचे जा गिरा। अगर आज हमें होश ना आता तो तुम तो इस जंगल को ही खत्म कर देते। और वो भवानी चालाक कहाँ है? उसे बुलाओ। अब सफेद शेर के सिपाही भवानी को लेकर आते हैं। भवानी जब कालिया शेर और सफेद शेर को सही सलामत देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं और वह माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरे मन में लालच आ गया था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि लालच कितनी बुरी बला है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुमने ये सब झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया और झूठ बोलने वाले की माफी नहीं होती है बल्कि उसकी सजा होती है। अब सफेद शेर भवानी को सजा सुनाता है और उसे महीनों तक सूली के ऊपर लटकाए रखता है। सजा पूरी होने के बाद भवानी कभी ना झूठ बोलने की कसम लेता है और कालिया शेर और सफेद शेर मिलकर उसे जंगल से निकाल देते हैं और फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठ बोलना पाप है और झूठ बोलने से कुछ भी आसान नहीं होता है, बल्कि एक झूठ को छिपाने के लिए हमें हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी बात के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा सच पर रहना चाहिए और सच का ही साथ देना चाहिए। रंगीन बेटी बनी परिवार के लिए सहारा और गरीब शेर के परिवार पर बाघिन के शराब का कहर। बेटी, तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, वरना मेरे और तुम्हारे पिता की तरह एक दिन वह रघुवीर तुम्हें भी मार डालेगा और अपना बंदी बना लेगा। बेटा। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बड़ी होकर इस रघुवीर से अपना बदला जरूर पूरा करूंगी। मैं एक बेटा होने का फर्ज निभाऊंगी माँ। बेटी, अभी तुम्हें यहाँ से चले जाना है और ताकतवर बनकर लौटना है। ये जालिम बहुत दरिंदे हैं और अगर उन्हें पता चला कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है तो वो तो ना जाने तुम्हारे साथ क्या कर बैठेंगे। तुम यहाँ से चली जाओ। गाय बहन, आज मैंने अपने फूल सी बच्ची तुम्हारे हवाले कर रही हूँ और 10 साल बाद अगर मैं जिंदा रही तो पूर्णिमा की रात मैं इसी खंडर इलाके से अपनी बेटी को लेने आऊंगी। तब तक तुम्हें मेरी बेटी को एक माँ का प्यार देना होगा। शेरनी गाय को ये सब बोल ही रही थी कि उधर रघुवीर के सिपाहियों में भगदड़ मच जाती है और वो सभी शेरनी को तलाश करने लगते हैं। अरे, अगर शेरनी आज हमारे चंगुल से निकल गई तो आज उस शेर का भी आखिरी दिन होगा। आज हम उसे भी जान से मार देंगे, तब उसे पता चलेगा हमसे गद्दारी करना कैसा होता है। अरे, वो देख, शेरनी इधर ही आ रही है, लेकिन ये गई कहाँ थी जो वापस भी आ गई। तभी शेरनी वहां पहुंच जाती है और शेरनी अपने आप को संभालते हुए बोलती है, क्षमा कीजिएगा महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी थी,
इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं पानी पीने चली गई। अगर आज तुम वापस ना आती तो आज तुम्हारे पति की आखिरी रात होती। हम आज ही उसे निपटा देते, कैद करो इसे भी। ऐसा बोलकर रघुवीर वहां से चला जाता है और उसके सिपाही शेरनी को फिर से कैद कर लेते हैं। काश उस दिन वो बागिन हमें मिली ही ना होती तो आज हमारा ये हाल ना होता। आखिर किस बागिन की बात कर रही है ये शेरनी और रघुवीर ने इन दोनों पति पत्नी को क्यों कैद करके रखा है, चलिए जानते हैं। आज से करीब 6 महीने पहले गब्बर शेर एक बहुत गरीब शेर था। गब्बर शेर और उसकी पत्नी रीना शेरनी अपना गुजर बसर बहुत मुश्किलों से किया करते थे और पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो अपना पेट ठीक से नहीं पाल पाते थे। गब्बर शेर की गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक दिन गब्बर शेर जब सुबह सवेरे जंगल में निकलता है और कुछ काम की तलाश करते करते गब्बर शेर जंगल से बहुत दूर निकल जाता है। तभी रास्ते से गुजरते हुए उसे एक बागिन बुरी तरह से घायल अवस्था में दिखाई देती है। बागिन गब्बर शेर को देखकर बहुत दुखी होकर बोलती है, अरे शेर भाई, कृपया करके मेरी मदद करो, मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ, प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ आओ। गब्बर शेर उस घायल बागिन को देखकर भी उसे अनदेखा करके वहां से चला जाता है और अपने काम की तलाश शुरू कर देता है। तब वह बागिन गब्बर शेर को श्राप देती है और बोलती है, शेर, तुमने मुझे ऐसा अनदेखा कर दिया, जाओ आज से तुम हमेशा परेशान रहोगे, एक पल भी तुम्हारे लिए सुकून का नहीं गुजरेगा। वो ये श्राप गब्बर शेर को दे ही रही थी कि तभी शेरनी वहां पहुंच जाती है और जब वह उस बागिन को ऐसे देखती है तो वह उसकी मदद करने लगती है और वह उस बागिन को अपने पेट पर लेटाकर उसकी गुफा तक छोड़कर आती है। वह बागिन सुंदरवन जंगल की महारानी थी और वह शेरनी को इसके बदले ढेर सारा खजाना देती है। शेरनी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह उस खजाने को लेकर अपनी गुफा में वापस आती है। शेर और शेरनी इतना ज़्यादा खजाना देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन तभी रघुवीर के सिपाहियों की भगदड़ उनकी गुफा पर मच जाती है और रघुवीर के सिपाही उन दोनों के सारे खजाने को लूट लेते हैं और शेर और शेरनी को बंदी बना लेते हैं और उन दोनों को लेकर अपने राजा रघुवीर की हवेली पर आते हैं। अब रघुवीर बोलता है, शेरनी, हमें सच सच बता दो, ये इतना ज़्यादा खजाना तुम्हें कहाँ से मिला? अगर तुमने हमें बता दिया तो हम तुम्हें आज ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुमने कोई होशियारी दिखाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रीना शेरनी एक बहुत अच्छी शेरनी थी। वह सपने में भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचती थी और वह सोचती है, अगर मैंने इन जालिमों को उस बागिन के बारे में बता दिया तो ये तो उस बागिन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। अपने हित के लिए मैं किसी को मुश्किल में नहीं डाल सकती। मैं नहीं बताऊंगी ये खजाना मुझे कहाँ से मिला। इसके लिए चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना निकाल लो, लेकिन मैं गद्दारी नहीं करूंगी। और मुझे इतना भी पता है, जब तक तुम्हें उस खजाने का सुराग नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरा बाल भी बांका नहीं करोगे। शेरनी, ज्यादा चालाक मत बनो। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ। तुम चाहोगे तब ना, तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगे कि तुम मुझे मारकर उस खजाने से हाथ धो बैठो। तब शेरनी माँ बनने वाली थी, लेकिन शेरनी अपने माँ बनने की खबर किसी को कानों कान भी नहीं लगने देती है और 6 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। और एक रात शेरनी को अचानक से प्रसव पीड़ा होने लगती है। शेरनी ने शेर से भी आज तक की बात छुपाई थी और वह शेर को भी बिना कुछ बताए वहां से चुपके से निकल जाती है और आज वह एक नन्ही शेरनी को जन्म देती है और जन्म देते साथ ही उसे गाय के हवाले कर देती है। सुबह होती है और रघुवीर शेरनी को बहुत मारता है, लेकिन उसने आज तक भी बागिन का सुराग उन्हें नहीं बताया था। शेरनी, तुम इन जालिमों को उस बागिन के बारे में क्यों नहीं बता देती? कम से कम हमारी जान तो छूटे और हम यहाँ से निकले। गब्बर शेर, तुम अपना दिल पत्थर कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। ये जालिम मुझे इतना तक नहीं मार सकती।
जब तक इन्हें बाघिन का सुराग नहीं मिल जाता। और जिस दिन इन्हें वो मिल गया, ये हमारे साथ साथ उस बाघिन को भी मार डालेंगे। मुझे यकीन है हमें यहाँ से एक ना एक दिन आज़ादी ज़रूर मिलेगी और वो दिन इनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। शेरनी को अपनी बेटी पर यकीन था कि वो एक दिन जरूर आएगी। ऐसे ही 10 साल बीत गए और आज तक भी रघुवीर उस बाघिन का पता नहीं लगा पाया था। और आज पूर्णिमा की रात थी। आज रात शेरनी फिर से उनकी कैद से आज़ाद होकर चुपके से वहां से निकलती है और उस खंडर इलाके में जाकर अपनी बेटी के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद अपने वादे के मुताबिक गाय रंगीन शेरनी को ताकतवर बनाकर वापस लेकर आती है। माँ, आज मैं इतनी ताकतवर बनकर वापस आई हूँ कि मैं हर एक जुल्म से लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब गाय शेरनी को बताती है, रानी शेरनी बेटी को यहाँ से ले जाने के 5 साल बाद मैं एक भालू बाबा के पास गई थी और भालू बाबा ने शेरनी बिटिया के साथ 5 साल तक एक जाप किया था। एक जाप की हुई शक्तियाँ दी है और अब शेरनी भी किसी भी जुल्म को आसानी से मार सकती है। चलो अब हमारे साथ, हम उन दरिंदों को आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगली सुबह शेरनी जब रघुवीर की हवेली पर अपनी बेटी को लेकर पहुंचती है तो रघुवीर गुस्से में दौड़ता है और उस पर हमला करने लगता है। रुक जाओ रघुवीर, अब तुम मेरी माँ के साथ ये सुलूक नहीं कर सकते। अब उनकी बेटी वापस आ गई है और आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि किसी दूसरे को दर्द देना कैसा होता है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सब बोलकर शेरनी उन सभी पर अपनी शक्तियों से हमला कर देती है, जिसमें वो सभी जालिम जलकर मारे जाते हैं। गब्बर शेर ये सब देखकर हैरान था। अब शेरनी गब्बर शेर को सारी बात बताती है और अब उनकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाती है और गब्बर शेर भी अपनी सजा पूरी काट लेता है और आगे से वह किसी के साथ भी कभी बुरा सलूक ना करने की भी कसम लेता है। तभी वह बाघिन भी वहां पहुंच जाती है। बाघिन शेरनी का शुक्रिया करती है और वह अपना दिया हुआ श्राप भी शेर से वापस ले लेती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।